ठीक है, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन यही जो है मेथड्स कहलाए जाते हैं। रिडम्पशन आउट ऑफ फ्रेश इशू, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इसको सिंकिंग फंड मेथड भी कहा जाता है। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ठीक है, ये हमारे मेथड्स हैं। ठीक है, ओपन मार्केट वाला ही क्वेश्चन हमने पिछले साल के दोनों क्वेश्चन पेपर्स में, सीबीसीएस वाले में भी और एनईपी में भी, तो ओपन मार्केट वाला ही क्वेश्चन आया है। तो अब जरूरी नहीं है कि इस साल भी ओपन मार्केट वाला ही आ जाए। ठीक है, तो इसके चांसेस कुछ परसेंट कम हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, आ सकता है। चांसेस खत्म नहीं हुए हैं लेकिन कुछ परसेंट कम हो गए हैं, तो कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा चांसेस जो है इसके हैं, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिडम्पशन पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडम्पशन क्या होता है। मेथड्स, ये 4 मेथड्स हैं। रिडम्पशन इन कैश एट एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड इन लमसम, redemption in cash within specified period in installment by drawing lots, redemption in cash by purchase of own debentures in open market, redemption by conversion। ठीक है, ये मेथड्स हैं। और सोर्सेज जो हैं वो ये हैं, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, बाय कन्वर्जन इन अदर सिक्योरिटीज एज पर टर्म्स ऑफ इशू। ठीक है, तो ये सोर्सेज हैं और ऊपर वाला जो है ये मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे कि थ्योरी वाले क्वेश्चन में मेथड्स पूछा गया था, तो मेथड्स पूछेगा तो हमें ये बताने हैं। ठीक है, रिडम्पशन इन कैश एट एक्सपायरी, तो मेथड्स आप लोग जो है इसको पढ़ लेना थ्योरी, और सोर्सेज भी पढ़ लेना। तो जरूरी नहीं मेथड्स ही आए, सोर्सेज का भी आ सकता है। ठीक है, तो एक एक करके इनको कर लेते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज, यानी कि हम जो करेंगे रिडम्पशन, जो प्रोसीड हमारे पास आएगा वो फ्रेश इशू से करेंगे। अच्छा, ये सोर्सेज का मतलब क्या है? सोर्सेज का मतलब क्या है? सोर्सेज का मतलब ये है कि जब हमें पैसे की जरूरत थी तो हमने मार्केट से पैसा ले लिया डिबेंचर के थ्रू। ठीक है, मान लो 10 लाख की जरूरत है, हमने 10 लाख के पैसे ले लिए और उससे जो है डिबेंचर इशू करके पैसे हमारे पास आ गए। फिर हमने उसको यूज कर लिया, उसको इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मान लो हमने उससे प्लांट लगा लिया 10 लाख का। अब बाद में जब हमें रिटर्न करना होगा तो अब ये थोड़ी है कि हम वापस से प्लांट को बेचेंगे और फिर पैसा रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, पैसा को कहीं और से अरेंज करेंगे। अब पैसे को अरेंज करने का ये भी हो सकता है, अगर हमें जल्दी रिटर्न करना है जरूरत, तो जरूरी नहीं है हमने इतना पैसा कमा लिया हो, ठीक है, कि हम उसको रिटर्न कर सकें। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम हर साल के प्रॉफिट से कुछ पैसा बचा के रखें जो हमें डिबेंचर्स का रिपेमेंट करना होगा। इसके अलावा एक ये होता है कि अभी उतना टाइम तो हुआ नहीं, पैसा रिटर्न आने में तो 10 साल लग जाएंगे, लेकिन 2 साल बाद हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो पैसा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम और शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है, तो शेयर्स इशू करके पैसा अरेंज कर लेंगे और बाद में उसको पैसे को रिटर्न कर लेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि जब हमें अब शेयर इशू करके रिटर्न करना है तो हमने पहले क्यों नहीं शेयर इशू करे थे? ठीक है, तो उसका कारण ये हो सकता है कि हर टाइम मार्केट में, शेयर मार्केट में एक जैसा नहीं होता। ठीक है, शेयर मार्केट के अलग अलग साइकिल्स होते हैं, कभी बूम चल रहा होता है, कभी रिसेशन चल रहा होता है। ये कभी जो है लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं कि हाँ मार्केट बढ़ेगी। ठीक है, तो लोग प्रॉफिट्स के लिए जो है शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं। लेकिन जब रिसेशन चल रहा होता है तो उस टाइम पे लोग रिस्क लेने से बचते हैं, तो वो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, तो वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम शेयर्स इशू करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिल पाएगा मार्केट से। तो उस टाइम पे हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि 2 साल बाद तक तो मार्केट सिचुएशन सही हो जाएगी, अभी पैसे की जरूरत है, अभी जो है डिबेंचर्स इशू करके पैसा अरेंज कर लो। जब मार्केट की सिचुएशन सही होगी तो उस टाइम पे हम शेयर इशू करके इनका पैसा लौटा देंगे। ठीक है, तो कम टाइम के लिए तो हम उसको डिबेंचर्स को इशू करके पैसा अरेंज कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में जब हम रिडम्पशन करते हैं तो आउट ऑफ कैपिटल करेंगे या आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम लंबे टाइम के लिए डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम कुछ पैसा बचाते रहेंगे। ठीक है, डिबेंचर्स वो प्रॉफिट से, तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जब ना तो हम प्रॉफिट से कर पा रहे हैं और ना ही मार्केट की सिचुएशन ठीक हुई है,
ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम कन्वर्जन वाला मेथड अपना लेते हैं कि उनके डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर देते हैं, हायर प्रॉफिट वाले रेट में कन्वर्ट हायर इंटरेस्ट वाले रेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्सेस कहलाएंगे कि कहाँ से हम पैसा अरेंज करेंगे उनकी पेमेंट करने के लिए। ठीक है। और मेथड्स जो है रिडम्पशन के, मेथड्स क्या कहते हैं कि ये मेथड्स भी लगभग किस तरह से हम उनको रिडीम करेंगे। ठीक है। उनको इकट्ठा रिडीम करेंगे, लमसम में रिडीम करेंगे, या इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे, या अपने डिबेंचर्स को परचेज कर लेंगे ओपन मार्केट से, या उनको कन्वर्जन करेंगे। ये मेथड्स ऑफ रिडम्पशन है। ठीक है। अब ये मेथड्स ऑफ रिडम्पशन में ही हमारे अलग अलग जो है सोर्सेज का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लमसम वाले में ही चारों में से कोई से भी सोर्सेज को यूज कर सकते हैं, या चारों का मिक्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह से इंस्टॉलमेंट वाले में भी चारों को यूज कर सकते हैं या चारों का मिक्स यूज कर सकते हैं। ओपन मार्केट में तो इसमें से सोर्सेज वाला कोई आता नहीं है, कन्वर्जन वाले में भी सोर्सेज का नहीं आता। तो इन दो में कोई से भी सोर्सेज का यूज हो सकता है या मिक्स का यूज हो सकता है। तो ये चार जो है मेथड कहलाते हैं। बाकी सोर्सेज जो है ये सोर्सेज ये चार कहलाते हैं। अब इनको जो है अलग अलग तरीका होता है और अलग अलग इनके प्रोविजंस होते हैं जो हमें करने होते हैं सोर्सेज के अकॉर्डिंग। ठीक है। मेथड्स के अकॉर्डिंग तो उनके बेस पे अकाउंटिंग है, किस तरह से उनकी अकाउंटिंग होनी है, मेथड्स के ऊपर के बेस पर उनकी अलग अलग अकाउंटिंग डिपेंड करती है। ठीक है। लेकिन सोर्सेज के बेस पर उसके अलग अलग प्रोविजंस हैं। ठीक है। प्रोविजंस में फर्क आ जाता है। जैसा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज, पहला। ठीक है। फ्रेश इशू से जब करेंगे तो बाय अडॉप्टिंग दिस मेथड कंपनी रिप्लेस कर देती है लोन को बाय ओन कैपिटल। ठीक है। यानी कि उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है। उनको पहले शेयर्स इशू कर देती है, वहां से जो पैसा आता है उससे पेमेंट कर देती है। तो हायर अपनी वर्किंग कैपिटल को इंटैक्ट रखने के लिए, वर्किंग कैपिटल कैसे इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि उससे कैश पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे जस्ट वन सिक्योरिटी रिप्लेस कर दी जाती है दूसरी सिक्योरिटी में। ठीक है। तो कंपनी को इंटरनल सोर्स जो है रिडम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं करती। फिर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल दूसरा है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो पहला हो गया रिडम्पशन फ्रेश इशू, दूसरा रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। So debentures are said to be redeemed out of capital if no amount is set aside out of profits for redemption of debenture। ठीक है। यानी कि अगर कंपनी ठीक है पेमेंट कर रही है कैश में, तो ऊपर वाले केस में जो पहला वाला है ये वाला रिडम्पशन जो है फ्रेश इशू करके, वहां पे पेमेंट कैश में नहीं हो रही है, उसमें पेमेंट कैश में हो रही है, लेकिन उस पैसे को अरेंज करने के लिए हम फ्रेश इशू कर रहे हैं। यानी कि हमने ए को पे करने के लिए बी से शेयर इशू कर दिए, ए के डिबेंचर्स का पे करने के लिए बी को शेयर इशू कर लिए, और वहां से हमने पैसा अरेंज इसका कर लिया। ठीक है। तो वहां से उसका पैसा अरेंज करके हमने उसको पेमेंट कर दिया। ठीक है। तो अब इसमें दूसरा वाला केस जो है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो डिबेंचर रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल तब कहलाया जाएगा जब कंपनी ने जो है अलग से जब प्रॉफिट से पैसा निकाल के बचा के नहीं रखा होगा। तो प्रॉफिट से पैसा बचा के कैसे रखा जाता है कि हम हर साल के प्रॉफिट से कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं डीआरआर में, और उस डीआरआर के पैसे को ठीक है उस डीआर प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर देते हैं डीआरआर में, और उतने पैसे को हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं जिसको डीआरआई बोला जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। और फिर जब रिडम्पशन का टाइम होता है उन डीआरआई को इन्वेस्टमेंट्स को बेच दिया जाता है और पैसों को यूज किया जाता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है। तो इन दिस केस प्रॉफिट जो है अप्रोप्रिएटेड किए जाते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है। तो सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स करता है कि कंपनी जो है एक डीआरआर क्रिएट करेगी आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है। और जो अमाउंट क्रेडिटेड होगी उस अकाउंट में, उसको कहीं और यूज नहीं करेगी डिबेंचर्स के अलावा। ठीक है। डिबेंचर्स के रिडम्पशन के अलावा उस अमाउंट को कहीं और
यूज नहीं करेगी, उसको सेफ रख देगी, अलग एक साइड करके रख देगी। ठीक है, तो एज पर रूल 18(7) ऑफ द कंपनीज रूल 2014 ओनली, सिर्फ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और बैंकिंग कंपनीज है, वो एग्जेम्प्टेड है डीआरआर को क्रिएट करने से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है, क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि वो कंपनी क्या है, कोई एक बैंकिंग, कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या कोई एक बैंकिंग है जो आरबीआई से रेगुलेट होती है, या कोई बैंकिंग कंपनी है, तो उस केस में डीआरआर जो है हमारा क्रिएट नहीं होगा। जैसे अगर हम ये क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन में कंपनी का नाम हमें इसमें देखना होता है, कंपनी के नाम पे भी हमें ध्यान देना है कि कंपनी का नाम क्या है या कंपनी कौन सी कंपनी है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, सीमा लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीमा लिमिटेड है। ठीक है, तो सीमा लिमिटेड से नाम से कुछ पता नहीं चल रहा कि ये बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्या है। ठीक है, तो इसमें हमें डीआरआर भी क्रिएट करेगी है और डीआरआई भी वो करेगी। ठीक है, और जहाँ पे हमें पता चल जाए कि वो क्या है, कोई बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इन तो उसकी उस केस में जो है हम फिर डीआरआर को क्रिएट करने की जो प्रोविजन है वो नहीं होगा उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है पूरा अपना आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर सकती है, यानी कि इसको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स दूसरा केस है, ये कैपिटल वाला हो गया। तो आउट ऑफ कैपिटल, तो कौन सी कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो रिडीम कर सकती है आउट ऑफ कैपिटल पूरा पूरा। ठीक है, लेकिन जो अदर है उनको जो है प्रॉफिट से कुछ पार्ट सेट असाइड रखना पड़ता है। ठीक है, और उसको वो वही यूज कर सकती है, डिबेंचर रिडेम्पशन के लिए ही यूज कर सकती है। रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज सेड टू बी आउट ऑफ प्रॉफिट तब कहलाया जाएगा जब कंपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिटेन करेगी रिडेम्पशन के लिए डिबेंचर के। ठीक है, तो वन मेथड, इनमें से वन मेथड, इसके लिए ट्रांसफर करना एडिक्वेट अमाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इफेक्ट ऑफ सच ट्रांसफर इज रिड्यूस टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, डिविडेंड बांटने के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है प्रॉफिट का, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का पार्ट जो है वो डीआरआर में ट्रांसफर हो जाता है। तो जैसे कि पहले बताया है कि ये वाला कम जो पीछे हमने प्रोविजन पढ़ा है 71(4) का, तो जहाँ पे डिबेंचर जो है वो इशू होंगे कंपनी के द्वारा, तो कंपनी को एक डीआरआर क्रिएट करना होगा आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर पेमेंट फॉर डिविडेंड जो होगा उसमें से। फिर फर्दर वो उस अमाउंट को क्रेडिट कर देगी उस अकाउंट में, मतलब डीआरआर अकाउंट में, और उसको सिर्फ रिडम्पशन के लिए ही यूटिलाइज करेगी, उसके अलावा कहीं और यूटिलाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के लिए किस तरह से बनाया जाएगा, वो ये कंडीशंस हैं जिनको हमें ध्यान देना है। तो इन्हीं कंडीशन के बेस पर हमारी इसकी जो है अकाउंटिंग होगी। ठीक है, तो यही कंडीशन है जो आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं लिखने के लिए। ठीक है, तो जो इसमें होता है ना कि 25% डीआरआर बनेगा या 15% बनेगा, कितना बनेगा, वो इन्हीं कंडीशन के ऊपर बेसिस होता है। ठीक है, तो पहला है कि डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट किया जाएगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए अवेलेबल होगा उसमें से। ठीक है, इसका मतलब कहीं और से नहीं होगा, सरप्लस अकाउंट से ही डीआरआर में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, तो द कंपनी शेल क्रिएट, तो डीआरआर क्रिएट करेगी इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशन, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो पहली कंडीशन क्या है, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर्स इशूड बाय ऑल। जैसा कि हमने वो कंडीशन पढ़ी थी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं, उनको जो है डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और वो जो है फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज वो डिबेंचर्स को दोनों के लिए इशू कर सकती है, पब्लिक के लिए भी इशू कर सकती है और प्राइवेटली भी इशू कर सकती है। ठीक है, तो अब इसके सेकंड कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन तो पता चल गई कि अगर हमें
डी वो बनाने को मतलब क्वेश्चन में ये आ गया कि वो इंडियन फाइनेंशियल ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर कोई बैंक है, तो उस केस में हमें कंफ्यूज नहीं होना कि कितना डीआरआर क्रिएट करना है, 10% करना है, 25% करना है, 15% करना है। ठीक है, तो उस केस में जो है हम सिंपली जो है डायरेक्ट जो है आउट ऑफ कैपिटल कर देंगे। ठीक है, डीआरआर क्रिएट नहीं करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन है, इसके अलावा अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी होंगी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, पहला वाली कैटेगरी में वो वाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई से रेगुलेटेड है और बैंकिंग कंपनीज है। सेकंड केस में वो है जो आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो हैं लेकिन आरबीआई से रेगुलेटेड नहीं है। ठीक है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। ठीक है, तो उस केस में डीआरआर जो है वो 25% होगा डिबेंचर्स जो भी इशू किए हैं पब्लिक इशू से। ठीक है, और अगर प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स हैं तो उस केस में डीआरआर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई से रेगुलेटेड है या बैंकिंग कंपनी, उसमें तो दोनों केस में ही नहीं है कि पब्लिक को किया हो इशू या प्राइवेट को किया हो। सेकंड केस में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो उस वाले में कवर्ड नहीं है, ऊपर वाले में कवर्ड नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है कि 25% डीआरआर क्रिएट किया जाएगा, लेकिन कब? जब पब्लिक को इशूड है डिबेंचर्स। लेकिन अगर प्राइवेटली प्लेस्ड है तो उस केस में उस केस में 25% क्रिएट होगा जब पब्लिक को इशू है, और प्राइवेटली है तो इशू नहीं करना। इसके अलावा अदर कंपनीज, यानी कि जो इनके अलावा कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा कंपनीज हैं, तो अदर कंपनीज के लिए जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, ठीक है, मतलब कोई भी कंपनी है इनके अलावा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है वो, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा कि एडिक्वेसी जो है डीआरआर की वो 25% है वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स की जो पब्लिक को इशू है। ठीक है, और प्राइवेट या प्राइवेटली इशूड है, तो प्राइवेट इशू है या पब्लिक इशू है, दोनों केस में 25% जो है डीआरआर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, 25% डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। और फॉर अनलिस्टेड कंपनीज, ये फॉर अनलिस्टेड कंपनीज issuing debenture on private placement basis the DRR will be 25% of value of debenture। ठीक है, तो दोनों केस में चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो या वो अनलिस्टेड कंपनी हो, दोनों के केस में जो है 25% ही डिबेंचर की वैल्यू का डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि अगर 1 लाख के इशूड है डिबेंचर्स, 1 लाख के इशूड है तो 25,000 रुपए 25% डीआरआर क्रिएट करना जरूरी है। ये मिनिमम है, कंपनी चाहे तो ज्यादा कर सकती है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो करना ही करना है हर हाल में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला डीआरआर के लिए तो हम बाय डिफॉल्ट इतना क्रिएट कर देंगे। ठीक है, फॉर अदर कंपनीज हो गया। फिर इसके अलावा एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर शैल ऑन और बिफोर 30th day of April in each year invest or deposit as the case may be a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ended 31st day of March of that year। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि हर कंपनी जिसने डीआरआर क्रिएट किया है, जो रिक्वायर्ड है डीआरआर क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, 30 तारीख अप्रैल की 30 तारीख को या उससे पहले पहले हर साल डिपॉजिट करेगी। कितना? 15%। ठीक है, मिनिमम 15%, नॉट लेस देन 15%, मतलब मिनिमम 15%
ठीक है, डिबेंचर्स के अमाउंट का जो उस साल मैच्योर होने वाले हैं, ठीक है, 31 यानी कि साल के लास्ट में जो मैच्योर होने वाले हैं इस साल, ठीक है। यहाँ पे पूरे टोटल डिबेंचर्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। ऊपर जो डीआरआर की बात हो रही है वो टोटल डिबेंचर्स की बात हो रही है, ठीक है, उसमें उतनी उसकी बात नहीं हो रही जो रिडीम होने वाले, इसमें टोटल डिबेंचर है जितने भी हमें इशू किए हैं। लेकिन यहाँ पर डीआरआई इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ उन डिबेंचर्स की बात हो रही है जो साल के लास्ट में रिडीम होने हैं, जो साल के लास्ट में रिडीम होने हैं 31 मार्च तक, ठीक है, मैच्योर होने वाले हैं। तो उनका 15% एटलीस्ट, कम से कम 15% उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, किसमें, डीआरआई में, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में रिडीम वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन केस अगर वो पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं तो डीआरआर शैल बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अगर अब ये हो गया हमारा डीआरआई की बात हो गई, डीआरआर की बात हो गई, ठीक है। तो डीआरआर 25% है और डीआरआई जो है वो 15% है। इसके अलावा जो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं या पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं, तो पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स वो इसमें कुछ पार्ट कन्वर्ट किया जा सकता है दूसरी सिक्योरिटीज में, तो उस केस में कैश पेमेंट तो करना नहीं है। तो जब कैश पेमेंट नहीं करना है उनको, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा कि सिर्फ जो कन्वर्टिबल पोर्शन नहीं है, ठीक है, जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है, यानी कि 1 लाख है, 1 लाख में से 40,000 जो है हमने कन्वर्टिबल कर दिया, तो 60,000 जो है नॉन कन्वर्टिबल है। तो जो डीआरआर जो क्रिएट होगा वो सिर्फ उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल में के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि जो 25% हम देखेंगे सिर्फ 60,000 का देखेंगे, पूरे 1 लाख का नहीं देखेंगे। फिर अमाउंट क्रिएटेड टू द डीआरआर शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी एक्सेप्ट फॉर द पर्पस, और फिर जो डीआरआर का अमाउंट है वो रिडम्पशन के अलावा किसी और के लिए यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज देख लो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे अकाउंटिंग का इस बार डिबेंचर्स की रिडम्पशन के लिए, क्योंकि हमारा जो वो है ओपन मार्केट वाला वो पिछले साल आ चुका है, ठीक है, तो उसके चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, वो कर चुके थे, कल भी कर चुके थे, और वो क्वेश्चन भी तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, तो सबसे पहला काम तो हमें ये चेक करना होता है कंपनी कौन सी है, कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या नहीं है या नहीं है। अगर है तो कौन सी वाली है, आरबीआई वाली है, ठीक है, या जो रेगुलेटेड नहीं है आरबीआई से वो वाली है, ठीक है। उसमें हम लिस्ट याद कर लेना उसमें क्या क्या नाम दिए हुए हैं, ठीक है, या बैंकिंग है तो बैंकिंग भी इसमें आ जाता है। तो जो ये वाली कैटेगरी वाली है तो उसमें तो डीआरआर की जरूरत होती ही नहीं है, लेकिन जो ये वाली कैटेगरी वाली होती है तो उस केस में डीआरआर की जरूरत पड़ती है, डीआरआर बनाना पड़ता है। कितना डीआरआर बनाना पड़ता है, 25% डीआरआर बनाना पड़ता है, सिर्फ कौन से वाले पार्ट के लिए, जो पब्लिक इशू है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा, अगर ये वाला केस है तो इशू कौन सा था, पब्लिक इशू है या प्राइवेट इशू है, ठीक है, पब्लिक इशू है या प्राइवेट इशू है। तो अगर पब्लिक इशू है तो बनेगा 25%, अगर प्राइवेट इशू है तो नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें भी कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो उस केस में बनेगा, भले वो प्राइवेटली इशूड हो या पब्लिकली इशूड हो, दोनों केस में बनेगा, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों केस में बनेगा। कितना बनेगा, 25% डीआरआर में ट्रांसफर होगा मिनिमम, ठीक है। तो इसमें तो कोई छूट है ही नहीं फिर हमारे लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसमें भी क्या देखेंगे, जो कन्वर्टिबल है सिर्फ उसके लिए उसके लिए नहीं होगा, जो नॉन कन्वर्टिबल है सिर्फ उसके लिए होगा, ठीक है। चलो अब ये बात हो गई, लेकिन जब होना है तो उस टाइम पे एंट्रीज क्या होंगी, तो सबसे पहली एंट्री जो होगी वो डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को क्रिएट करने की होगी, ठीक है। एंट्री क्या होगी, सरप्लस अकाउंट डेबिटेड टू डीआरआर अकाउंट, पहली एंट्री हो जाएगी। फिर वो उस जो भी डीआरआर हमने क्रिएट किया है, अब ये नहीं है कि उस डीआरआर को हम क्रिएट करते जाएंगे पैसा इकट्ठा होता चला जाएगा, उस डीआरआर को हमें इन्वेस्ट भी करना है। इन्वेस्ट करने की जो कंडीशन दी हुई है वो कितना कंडीशन है, वो 15% है, ठीक है, वो कितनी है, 15% है। और 15% किसका 15% है, जो रिडीम होने वाले हैं उसका 15% है, ठीक है।
ठीक है, जो रिडीम होने वाले हैं उसका 15% है। ठीक है, तो उसका 15% है। तो इन्वेस्ट करने की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो डी आर आर आई अकाउंट है, उसको डेबिट कर देंगे टू बैंक, से हमने बैंक से पेमेंट चली गई। ठीक है, तो ये दो एंट्री हो गई डीआरआर और डीआरआरआई से रिलेटेड। फिर अमाउंट ड्यू करने की रिडम्पशन के डिबेंचर्स का, तो अगर रिडीमेबल एट पार है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर हो जाएगा। अगर प्रीमियम है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट पे है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये तीन केस हम देखेंगे, ये देख करके कि वो प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है या पार पे है। अगर पार पे है तो सिंपल हो गया, पार पे है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम पे है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और अगर डिस्काउंट पे है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये तीन एंट्री, तीन में से कोई एक एंट्री होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पैसा भी अरेंज करेंगे कि कहाँ से पैसा आने हैं हमारे पास। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, डीआरआई इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को बेच रहे हैं, और उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा साल के लास्ट में। इसको रिडम्पशन करने कितने टाइम पर बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे डीआरआई उसको सेल करने के, और इंटरेस्ट भी हमें रिसीव होगा। ठीक है, और फिर जब हमारे पास पैसा आ जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे, और डीआरआर जो है वो हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री जो होती है डीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। तो ये एंट्रीज हो गई। तो पहली एंट्री है डीआरआर क्रिएट करने की, दूसरी एंट्री है डीआरआरआई में इन्वेस्ट करने की, तीसरी एंट्री है डिबेंचर्स को ड्यू करने की, डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू करने की, चौथी एंट्री है डिबेंचर रिडम्पशन इन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने की, और पांचवी एंट्री हो गई हमारी डिबेंचर होल्डर्स को पे करने की, और छठी एंट्री हो गई रिजर्व जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। ठीक है, ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, बस ये एंट्रीज याद रखनी है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 10 लाख 12% डिबेंचर है, एट पार पे हमने 1 अप्रैल 2014 को इशू किए थे, और रिडीमेबल एट पार है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, 18 में, 31 मार्च 2018 में और 31 मार्च 2019 में। तो डीआरआरआई तो हमें दो बार के लिए दो बार बना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डीआरआरआई में दो बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एक बार ये 18 में हो रहा है तो 30 अप्रैल 2017 में होगा, और ये 19 में हो रहा है तो 30 अप्रैल 2018 में होगा। ठीक है, 50-50% है, तो 10 लाख का 50% कितना हो गया, 5 लाख। तो 5 लाख का कितना परसेंट, मिनिमम 15%, या फिर इसके अलावा जितना क्वेश्चन में बताया है उतना कर देंगे। तो कंपनी ने डिसाइड किया है ट्रांसफर करने के लिए डीआरआर में मिनिमम अमाउंट। ठीक है, मिनिमम अमाउंट को बोला है जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड जो है वो 25% होता है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में बताया नहीं कितना कर रहा है, तो मिनिमम का अमाउंट जो है हम ये कर देंगे 25%। द कंपनी मेड द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट ऑन 30 अप्रैल, और इसने इन्वेस्टमेंट कब करी, 30 अप्रैल 2017 को करी है, और अप्रैल 16 2018 को करी है। तो इसने डेट भी बता दी। तो फर्स्ट वाले के लिए जो इस डेट को हो रहा है उसके लिए इसने 17 में की है, और इस डेट को जो होगा उसने इस डेट पे की है। तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री यहाँ पे होगी रेस्पेक्टिवली। द कंपनी सोल्ड इन्वेस्टमेंट, और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सोल्ड करी 31 मार्च को 2018, जब उसको रिडीम करना था उस टाइम पे ये सोल्ड करी है, सेकंड जब रिडीम करना था उस टाइम पे ये सोल्ड करी है रेस्पेक्टिवली, एंड रिडीम द डिबेंचर्स ऑन द डेट, और ड्यू डेट पे रिडीम भी कर दिए। जनरल एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट को की डिबेंचर की नहीं करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इन्वेस्टमेंट पे वो 8% का है। डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करने को मना किया है। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 8% का पर एनम है। ठीक है, तो वो 5-6 एंट्री जो है वही एंट्रीज पास हो जाएंगी। अच्छा, डीआरआर क्रिएट करने की एंट्री जो होती है वो कब होती है, कंपनी जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है, जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है तो उसी साल में उसको जो है डीआरआर में
क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट उसने जो है इशू किए हैं डिबेंचर्स 1 अप्रैल को इशू किए हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन पार पे थे तो पार पे वैल्यू आ गई, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन 12% डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिए, फिर उसके बाद साल के आखिर में 15 में 2015 में 31 मार्च को सरप्लस उसने ट्रांसफर कर दिया डीआरआर मिनिमम कितना होता है 25% होता है ऑफ 10 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद 17 को 2000 जो डेट बताई है इन्वेस्टमेंट करने की उस डेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया 15%। किसका 15%? जो इतना रिडम्पशन होना है साल के लास्ट में 5 लाख, 10 लाख का 50% 2 बार में कर रहा है बराबर बराबर, तो 5 लाख हो रहा है, तो 5 लाख का 15% मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो इसमें हमने इतना ही जो है कर दिया है 5 लाख का 15% 75,000 रुपए का डीआरआरआई में कर दिया है। फिर उसके बाद डीआरआरआई को सेल कर दिया है इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट भी हमें मिल जाएगा। इंटरेस्ट का रेट जो है 8% लिखा हुआ है, तो इसमें इंटरेस्ट जो है अब कब हमने इन्वेस्ट किया है और कब हम उसको सेल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टाइम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इसमें इन्वेस्टमेंट की डेट 30 अप्रैल थी, सेल की डेट 31 मार्च हो रही है, तो ये टोटल हमारा 11 मंथ्स बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो 11 मंथ्स का होगा और किस पे बनेगा 75,000 पे बनेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट भी आ गया और ये भी आ गया, इसी हो गया। उसके बाद डीआरआर इंटरेस्ट डिवेंचर्स को ड्यू कर देंगे, फिर डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। उसके बाद फिर इंटरेस्ट जो हुआ था हमें वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन इन रिजर्व इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे दूसरे वाले उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं दूसरे वाले जो 16 अप्रैल को हो रहा है। ठीक है, वो भी 15% हो जाएगा 5 लाख का। फिर इसको जो है बैंक से सेल कर देंगे 31 मार्च को। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आएगा वो 16 अप्रैल से होगा, तो यहाँ पे 11.5 महीने का हो जाएगा। ठीक है, तो 11.5 महीने का 16 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने ड्यू कर दिया और पेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। ठीक है, और फिर जो लास्ट में जितना भी डीआरआर शुरू में क्रिएट किया था वो पूरा जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इसमें जो डीआरआर क्रिएट होता है वो एक बार क्रिएट होता है, कितना क्रिएट होता है 25% होता है टोटल इशू के नॉमिनल वैल्यू का, टोटल इशू के नॉमिनल वैल्यू का 25% जो है डीआरआर क्रिएट होता है। लेकिन जो डीआरआरआई होता है वो 15% होता है और वो सिर्फ उतने का होता है जो साल में रिडीम होने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो इसके बाद दूसरा मेथड है सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड और डिबेंचर्स फॉर डिबेंचर्स। तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिडम्पशन इज जनरली लार्ज। ठीक है, जो रिडम्पशन के लिए हमें पैसा चाहिए होता है वो ऐसा तो है नहीं कि थोड़ा सा पैसा होगा, ठीक है, ज्यादा पैसा होता है 5 लाख 10 लाख 1 करोड़। ठीक है, तो अब जरूरी नहीं है उतना पैसा इकट्ठा हमारे पास हो उस टाइम पर, जरूरी नहीं है उस टाइम पर हमारे पास उतना पैसा अरेंज हो सके। तो उस केस में क्या करते हैं, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी कुछ पैसा फिक्स्ड अमाउंट जो है हर साल के बेसिस पे सेट असाइड करती है अपने डिविजिबल प्रॉफिट से। ठीक है, सेपरेट फंड बना लेती है जिसको बोला जाता है सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ठीक है, तो सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बोला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में जिस नाम से बोला जाएगा, अगर सिंकिंग फंड अकाउंट बोला जाएगा, सिंकिंग फंड अकाउंट बनाओ तो सिंकिंग फंड के नाम से एंट्रीज करनी है और अकाउंट बनाना है, और जब डिबेंचर रिडम्पशन फंड बनाने को बोलेगा तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड के नाम से एंट्री करनी है और डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बनाना है। ठीक है, और होती दोनों ये सेम चीजें हैं। तो एप्रोप्रिएट अमाउंट जो बोला जाता है सिंकिंग फंड टेबल से बनाया जाता है, रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे डिसाइड होता है और नंबर ऑफ ईयर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो अमाउंट जो असर्टेन होती है ट्रांसफर करने के लिए वो हमारी हर साल जो होती है इन्वेस्ट करती जाती है डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जो है उनपे कुछ इनकम भी हमें होती है जिसको कॉल इसको इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, जिसको हम वापस से री इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी कि उस इंटरेस्ट को हम लेते नहीं है, वापस से उस इंटरेस्ट को री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं फिक्स्ड एप्रोप्रिएट अमाउंट के साथ। तो लास्ट ईयर द इंटरेस्ट जो भी अर्न होता है एप्रोप्रिएटेड अमाउंट उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाता, जो लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट होता मिलता है उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाता। इनफैक्ट उस स्टेज पर जो है इन्वेस्टमेंट को भी कैश करा लिया जाता है सारी को, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, और जो भी हमारे पास पैसा ही आता है उससे उसको यूज कर लिया जाता है
रिडम्पशन करने के लिए। तो कोई भी प्रॉफिट या लॉस जो है उसके ऊपर होता है एनकैश करने पे रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट को, वो डीआरआर फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है इसका? तो पहले तो अमाउंट कैलकुलेट की जाती है कि क्या हमारी हर साल जो है हमने सेट असाइड करनी है, यानी कि अगर हमें 10 लाख रुपए चाहिए 10 साल के बाद, तो उन 10 लाख पे कितना हमें हर साल जो है अलग रखना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अमाउंट पेबल एट टाइम ऑफ रिडम्पशन इनटू रिलीवेंट सिंकिंग फंड टेबल। ठीक है, उस साल की सिंकिंग फंड की टेबल के अकॉर्डिंग हम उसे डिसाइड करते हैं। तो सिंकिंग फंड टेबल क्या होती है, वो हमें इसमें पॉइंट वो दे दिया जाएगा। ठीक है, हमें टेबल नहीं दी जाएगी, हमें डायरेक्ट जो है उसका रेट दे दिया जाएगा, क्या है सिंकिंग फंड का रिलीवेंट। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके हम उससे निकाल लेंगे कितना अमाउंट आ रहा है। फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर, जो एंड ऑफ द ईयर जो भी कैलकुलेट करके आया है अप्रोप्रिएट अमाउंट, हम प्रॉफिट से निकाल करके डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, या फिर सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देंगे, और उसी को जो हमने सेट असाइड किया है उसी को हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट टू अ सम लेस देन 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर मस्ट बी मेड एज पर रूल ऑफ द कंपनीज। तो द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट, और जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो वापस से हम उसमें डेबिट वो कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे रिडम्पशन फंड में। ठीक है, और सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको भी री इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ईयर जब रिडम्पशन वाला ईयर होगा लास्ट ईयर, उसमें हम इंटरेस्ट को दोबारा से इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सारी इन्वेस्टमेंट को भी एनकैश करा लेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को भी सोल्ड कर देंगे, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उनको सोल्ड करने पे वो डीआरएफ में, डिवेंचर रिडम्पशन फंड में डाल देंगे और सिंकिंग फंड में डाल देंगे। जो भी प्रोसीड्स होंगी उनको यूज कर लेंगे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए। जो भी गेन और लॉस होगा डिबेंचर रिडम्पशन पे कैपिटल नेचर का होगा, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और जो भी बैलेंस आएगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड का या सिंकिंग फंड का, उसको हम डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से हम फिर उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अल्टरनेटिवली डायरेक्ट हम जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जनरल एंट्री हमारी ये होंगी, पहली सरप्लस सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने की। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब हम डीआरआर क्रिएट कर रहे थे, तो डीआरआर जो क्रिएट करते हैं वो वन टाइम क्रिएट करते हैं और मिनिमम 25% होता है। ठीक है, लेकिन जब हम सिंकिंग फंड मेथड अपना रहे हैं तो यहाँ पे हम हर साल एडिक्वेट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, जो कि हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो ये हर साल ट्रांसफर करने का है। हर साल सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे, फिर हर साल इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर हर साल उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये एनुअल बेसिस पे है, तो ये एंट्री हर साल होगी, सरप्लस ट्रांसफर करने की सिंकिंग फंड में या डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री हर साल होगी। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट मिलने की इंटरेस्ट, फिर उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की सिंकिंग फंड में, और उसमें जब हम इन्वेस्ट करेंगे सिंकिंग फंड में, ठीक है, बैंक अकाउंट, ठीक है, वो सिंकिंग फंड में डालने की, फिर उसमें सरप्लस। तो ये डायरेक्ट एंट्री ये हो सकती है, और या दो एंट्री हो सकती है, फिर सरप्लस फिर क्रिएट करने की और फिर इन्वेस्ट करने की, ये एंट्रीज लगातार होंगी हर साल। ठीक है, और लास्ट ईयर में जो है उसको इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उनको भी सोल्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एंट्रीज है। फिर लास्ट में सेल करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट, फिर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट भी हमारा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी। यानी कि अगर हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था सेल करने में, तो एक एंट्री और होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, अगर हमें लॉस हो रहा है तो ये एंट्री होगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। ठीक है, उसके बाद मेकिंग द अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर तो हम ड्यू करेंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अगर प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं, ये पार में रिडीम कर रहे हैं, और नीचे वाला जो है वो डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए भी हो सकता है डिवेंचर होल्डर अकाउंट, वो सॉरी
डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू गेन ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो वो एंट्री यहाँ पे नहीं दिखाई हुई है। फिर उनको पेमेंट की एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये वाली एंट्री जो है रिडम्पशन की, ये एंट्री तो सेम है, बस यहाँ पे उसकी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के अलावा यहाँ पे एंट्री जो हो रही है सिंकिंग फंड की एंट्री हो रही है, या डिबेंचर रिडम्पशन फंड की एंट्री हो रही है, और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो रही है। ठीक है, फंड इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो रही है। तो ये एंट्रीज है हमारी। तो इसके यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अप्रैल 1 को ये कंपनी है, इसने 1000 डिबेंचर इशू किए हैं 100 ईच के, तो टोटल कितने के हो गए, 1 लाख रुपए के हो गए, जो रिपेबल 4 ईयर्स के बाद है। ठीक है, और प्रीमियम पे रिपेबल है 10% के। तो अभी डिसाइड किया है सिंकिंग फंड बनाया जाएगा और इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें 5% नेट हमें यील्ड आएगा। सिंकिंग फंड टेबल शो कर रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट हमें वैल्यू डायरेक्ट दे दी है सिंकिंग फंड टेबल से। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 1 लाख जो भी अमाउंट है हमें रिडम्पशन के लिए चाहिए उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। ठीक है, एनुअली ट्रांसफर करेंगे एट 5% इन 4 ईयर्स। तो इन्वेस्टमेंट्स वर मेड इन मल्टीपल ऑफ 100 ओनली, और जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो 100 के मल्टीपल में हो रही है। इसका मतलब जो भी हमारा वो निकल के आएगा वैल्यू, उसमें हम अप्रोक्स में 100 के मल्टीपल में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 31 मार्च 2019 को बैलेंस जो है बैंक बैलेंस इतना है हमारे पास, और इन्वेस्टमेंट्स से हमें इतना पैसा मिल गया है, और डिबेंचर्स को हमने पे कर दिया है। जनरल एंट्री पास करनी है, सिंकिंग फंड अकाउंट बनाना है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, फिर तो पहली एंट्री हमने इशू करने की एंट्री आ गई, पैसा आ गया, फिर हमने उनको इशू कर दिया। ठीक है, और जब प्रीमियम पे रिडम्पशन होना है हमें पहले से पता है, तो उसको भी कंसीडर करना है शुरू में ही। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 8% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो जब भी हमें पहले से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का पता होता है, तो उतने ही अमाउंट से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट आ जाता है, उतने ही अमाउंट से लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हर साल के क्लोजिंग पर, ठीक है, तो पहला साल शुरू यहाँ से हुआ है, तो हर साल के क्लोजिंग पर हम एडिक्वेट अमाउंट जो है डिबेंचर रिडम्पशन फंड में डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मल्टीपल ऑफ हंड्रेड्स की बात हुई थी वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, फंड की बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है। किससे मल्टीप्लाई करके निकाला है, वर्किंग नोट में एक बार देख लेते हैं कौन से अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंट्रीज बहुत ज्यादा है, तो हमें चाहिए कितना, 1,10,000 रुपए चाहिए, 1,00,000 प्लस 10,000। ठीक है, इंटू 0 पॉइंट जो हमें वैल्यू दिया हुआ था उससे। एक सेकेंड अभी हाँ, तो कितना हमें क्रिएट करना होता है, कितना हमें क्रिएट करना होता है कि जितना हमें अमाउंट रिक्वायर्ड होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो 1,00,000 का तो डिवेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू थी, प्लस 10,000 रुपए जो है वो प्रीमियम के थे, तो दोनों मिला करके 1,10,000 रुपए। तो उससे जो भी हमें वो दिया हुआ है टेबल का, सिंकिंग फंड टेबल का, उससे हम मल्टीप्लाई करके हमें पता चल जाए कितना हमें ट्रांसफर करना है, तो इतना ही अमाउंट हम हर साल ट्रांसफर की एंट्री करेंगे। अब ये जो है 25,521 रुपए आया है, तो अप्रोक्स कितना बन गया जो हम इन्वेस्ट करेंगे, 25,500 रुपए, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 100 में हमें करना था। ठीक है, इन्वेस्ट तो करेंगे मल्टीपल ऑफ 100 में। तो हर साल के लास्ट में, तो पहले साल के लास्ट में, दूसरे साल के लास्ट में, तीसरे साल के लास्ट में, और चौथे साल के लास्ट में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें पहले साल के लास्ट में ये एंट्री हो गई, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड 25,521। फिर उतना ही उसमें मल्टीपल ऑफ 100 में, अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 100 की बात नहीं हुई होती तो ये पूरा अमाउंट हम ट्रांसफर कर,
इन्वेस्ट करते DRRI में, ठीक है। तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक, ठीक है। ये दोनों चीजें कौन सी हो रही हैं साल के लास्ट में, तो पहले साल के एंड से एंट्री शुरू करनी है, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। तो ये पहला साल जो है हमारा ये क्लोज हो गया। अब दूसरा साल में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा साल के लास्ट में, ठीक है। तो पहले साल के एंड में हमने इन्वेस्ट किया तो उस टाइम तो हमें इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब दूसरा साल होगा तो उस साल में एंड में हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। और ये इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, जो हमने इन्वेस्ट किया है 25,500 रुपये जो इन्वेस्ट किया है उस पर किस रेट पे मिलेगा, जो उसमें क्वेश्चन में बताया है, जैसे कि इसमें 5% का बताया है तो 5/100 के रेट से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट मिल गया। फिर हमने क्या कहा है कि जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट भी हम फंड में ट्रांसफर करेंगे, तो फिर ये इंटरेस्ट भी हम फंड में ट्रांसफर कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो हो गई बात इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की एंट्री जो होगी वो पहले साल में नहीं होगी, दूसरे साल के एंड में होगी, ठीक है। और ये दो एंट्री होंगी, पहले इंटरेस्ट मिलने की एंट्री और दूसरी एंट्री फंड में ट्रांसफर करने की एंट्री, ठीक है। या इसकी हम कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, लेकिन नरेशन में हम उसको क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे कि ये किस चीज की एंट्री है, ठीक है। फिर अब आ जाओ दोबारा से फंड में ट्रांसफर करने की एंट्री, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड, जो हमने कैलकुलेट किया था सेम वही अमाउंट आ जाएगा। फिर वही अमाउंट हम इन्वेस्ट कर देंगे जो हमने इन्वेस्ट करने का निकाला था। अब इन्वेस्ट करने का अमाउंट कितना है, 25,521, और दोबारा से जो हमारा इंटरेस्ट आया है वो भी हमें री इन्वेस्ट करना है, तो वो कितना है 1,275। अब टोटल मिला के कितना हो गया, 6, 7 2 9 और 5 2 7 और ये 6 और 2, ठीक है। तो अब अप्रोक्स में देखेंगे तो ये 9 है, हंड्रेड्स के मल्टीपल में देखना है हमें, तो 9 है, अप्रोक्स में 1 प्लस हो जाएगा जब हम ये 9 को हटाएंगे, तो 26800 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 26800 इन्वेस्ट करेंगे, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर साल के लास्ट में अगले साल, ये एक साल दूसरा साल कंप्लीट हो गया, तो ये पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, पहले इंटरेस्ट का होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा, ट्रांसफर होगा, फिर फंड होगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। फिर तीसरा साल आ जाएगा, तीसरे साल में फिर से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इस साल में फिर से पहले इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडम्पशन फंड। लेकिन अब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितने अमाउंट पे मिलेगा, वो मिलेगा हमें जो पहले साल हमने इन्वेस्ट किया था 25,500 प्लस 26,800, तो अब टोटल कितना हो गया, 8 5 13 3 1 5 6 1, ये 6 6 12 तो 1 5। अब टोटल अमाउंट जो है हमारा पहले साल इन्वेस्ट किया, दूसरे साल इन्वेस्ट किया, टोटल अमाउंट हमारा 52,300 हो गया। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा हमें वो 52,300 पे मिलेगा, ठीक है। तो हमारा टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है अब तक का, तो ये इंटरेस्ट आ गया। फिर इस इंटरेस्ट को फिर से हम डीआर फंड में, डिवेंचर रिडम्पशन फंड में डाल देंगे, ठीक है। तो ये 2,615 रुपये ट्रांसफर कर दिए हमने, तो ये दो एंट्री इंटरेस्ट की हो गई। फिर उसके बाद इस साल का डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर करने की एंट्री फिर से 25,521 ट्रांसफर करेंगे, और फिर से हमें जो है डीआर फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ठीक है। अब इन्वेस्ट कितना करेंगे, ये 25,521 प्लस इस साल का इंटरेस्ट 26,015, तो टोटल कितना हो गया, 6 3 11 1 5 2 8 1 और ये 2, ठीक है, 28,136 हो गया, ठीक है। अब ये 3 है तो 3 को हटाएंगे तो यहाँ पे ऐड नहीं होगा, डायरेक्ट ये 100 हो जाएगा, 28,100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो हमारा ये साल भी कंप्लीट हो गया, तो थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ ईयर आया है जो कि हमारा लास्ट ईयर है, जिस साल हमें रिडम्पशन भी करना है, ठीक है। तो जिस साल हमें रिडम्पशन करना होता है इंटरेस्ट तो मिलता है, इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन उसको हम कहाँ पे, डीआर फंड में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उसको री इन्वेस्ट नहीं करते, ठीक है। उसको री इन्वेस्ट नहीं करते, जैसा कि हम पिछले सालों में री इन्वेस्ट करते आए हैं इंटरेस्ट को। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बल्कि हम क्या करते हैं जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी सोल्ड कर देते हैं। तो इस साल का इंटरेस्ट हमें मिलेगा इतना। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, जो पहले साल की वैल्यू थी, दूसरे साल की वैल्यू थी, ठीक है, तो उनको मिला के कितना अमाउंट आया था,
52,300 आया था, और तीसरे साल हमने फिर इन्वेस्ट किया 28,100, तो तीनों साल का मिला के हमारा हो जाएगा 0, 5, 2, 7 और 1, 8, 80,400। तो चौथे साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 80,400 पे मिलेगा। ठीक है, 80,400 का 5%। ठीक है, 80,400 का 5%। तो 5 चौके 20, 0 2, 5 8 40। ठीक है, 4,020 सेम आ गया। फिर उसके बाद अब इसको टीआर फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड। तो ये एंट्री तो सेम हो गई। लेकिन अब इस साल, ये लास्ट ईयर है, इस साल हमें रिडीम करने हैं, तो रिडीम करने हैं, तो अब हम जो है टीआर फंड में तो इन्वेस्ट कर वो तो करेंगे, टीआर फंड में तो ट्रांसफर करेंगे इसको जो हमारा साल का है, लेकिन हम उसको री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स थे उनको भी सोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस साल जो लास्ट ईयर है उसमें सिर्फ फंड में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। जो पहले सालों में हमने इन्वेस्ट करने की एंट्री की थी, ये वाली एंट्री इन्वेस्ट करने की एंट्री की थी, ये एंट्री चौथे साल में जो लास्ट ईयर होगा रिडम्पशन वाला, उस साल में नहीं होगी, बल्कि उस साल में जो होगी वो हमारी सेल की एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट को सेल करने की। और कितने में सेल होगी, ये अमाउंट कहाँ से निकलेगा, ये अमाउंट हमें क्वेश्चन में बता दिया गया होगा। कहाँ बताया था, जैसे इस क्वेश्चन में हमें बताया था यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट जो सेल हुई है वो 85,000 में सेल हुई है, 85,000 में सेल हुई है। ठीक है, तो 85,000 में हम इसको सेल कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट 85। अब इसमें हमें कुछ प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा। ठीक है, इसको सेल करने में कुछ प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा, वो हमें कहाँ से पता चलेगा, वो हमें पता चलेगा कि कितना हमने इन्वेस्ट किया है टोटल। तो हमने जो इन्वेस्ट किया है टोटल अब तक 80,400 इन्वेस्ट किया है, चौथे साल में इन्वेस्ट नहीं किया। तो 80,400 में और इसमें जो डिफरेंस है वो निकाल देंगे, 80,400 माइनस करेंगे इसमें से, तो निकल के क्या आएगा 4,600। तो ये हमें प्रॉफिट आया है। तो जो हमें प्रॉफिट आया है वो भी हम डिबेंचर फंड में क्रेडिट कर देंगे। अगर लॉस आता तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती, यानी कि उसकी वैल्यू से कम में सेल हो रहा होता तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। दूसरा, ये हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं और डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के भी ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट एंट्री हो जाएगी अगर लॉस होगा तो, और अगर प्रॉफिट है तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड में क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ड्यू कर देंगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 1,10,000। फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक उनको पे कर देंगे। ठीक है, ये तो रिडम्पशन की एंट्री है, ये तो हर जगह सेम ऐसी होंगी रिडम्पशन की एंट्री। बाकी जो फर्क आता है वो रिडम्पशन रिजर्व डीआरआर क्रिएट करने में, डीआरआई को करने में, ठीक है, और ये करने में, इनमें फर्क आता है। बाकी रिडम्पशन का तो सेम, इशू और रिडम्पशन की तो सेम यही एंट्री होती है। ठीक है, फिर रिडम्पशन फंड जो भी है हमारा डिबेंचर रिडम्पशन फंड, ठीक है, तो वो हमारा टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो जो हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर था 10,000 का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कौन सा, जो इशू के टाइम पे हमने कंसीडर किया था। ठीक है, इशू के टाइम पे जो हमने कंसीडर किया था वो डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, जो पहली एंट्री हुई थी ना, सबसे पहली एंट्री जो हुई थी ये वाली इशू करने की, तो यहाँ पे जो हमने प्रीमियम को कंसीडर किया था लॉस में, ठीक है, तो ये हम ट्रांसफर कर रहे हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। और उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड टू जनरल रिजर्व, तो जितना भी अमाउंट उसका बैलेंसिंग फिगर में आएगा वो रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज हमें कहाँ से पता चलेगी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट बना के पता चलेगी। डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट कैसे बनेगा कि जो पहले साल हमने ट्रांसफर किया डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, ठीक है, किस साइड ट्रांसफर होगा, इस साइड ट्रांसफर होगा। कितना होगा, 25,521। ठीक है, दूसरे साल में भी हमें इंटरेस्ट मिला, वो दूसरे साल के एंड में हमने डिबेंचर इंटरेस्ट डाल दिया। ठीक है, इंटरेस्ट डाल दिया, फिर इंटरेस्ट भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरे साल में 25,521 ये भी डाला, फिर इंटरेस्ट आ गया फिर से तीसरे साल में, फिर तीसरे साल का 25,521 आ गया,
फिर इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, चौथे साल का, ठीक है, फिर 25,521 आ गया। इसके बाद ये वाला अमाउंट भी आ गया जो हमने वहां से लिया है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ, ठीक है, तो वो कितना आ गया, 4,600 रुपये वो आ गया, 4,600 रुपये वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो भी हमने ये किया था लॉस, ठीक है, लॉस डेबिट किया था, तो ये लॉस डेबिट हो रहा है 10,000 से, ठीक है, तो 10,000 से ये डेबिट इधर हो जाएगा इस साइड लॉस से, डिवेंचर रिडम्पशन फंड, तो उसमें फिर बाद में बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। तो ये साल दर साल हमारा ये ऐसे बनेगा, पहले साल सरप्लस आ गया, सरप्लस से आ गया, फिर बैलेंस शीट आ गया, अगले साल बीडी आ गया, फिर इंटरेस्ट आ गया, और फिर सरप्लस से ट्रांसफर कर दिया, फिर ये टोटल हो गया, फिर बैलेंस बीडी आ गया अगले साल, तीसरे साल, फिर इंटरेस्ट डाल दिया हमने, फिर सरप्लस दोबारा से इस साल का इंस्टॉलमेंट डाल दिया, फिर ये आ गया, फिर अगले साल फिर हमने बैलेंस बीडी आ गया, फिर इंटरेस्ट डाल दिया, फिर सरप्लस से डाल दिया, फिर हमारा इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट हुआ है सेल करने पे वो आ गया। अगर लॉस होता इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे तो लॉस इस साइड एंट्री होती टू DRI से, ठीक है, फिर उसके बाद ये इधर आ गया, फिर बैलेंसिंग फिगर में हमारा ये जनरल रिजर्व वाली वैल्यू आ जाएगी। तो हमें सीक्वेंस याद रखना है कि कौन कौन सी एंट्री हमें पास करनी है, ठीक है, और वो सारा सीक्वेंस याद करने के बाद हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी सीक्वेंस में होगा, ये गिनी चुनी एंट्री है और वही एंट्रीज रिपीट हो रही है, ठीक है, तो अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये चीजें हो जाएंगी। फिर ये रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, ये भी अगर हमारा ये क्वेश्चन आता है तो फंड अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट दोनों बनाने के लिए आएगा, ठीक है, दोनों चीजें बनाने के लिए आएगा। अब ये जो लेंथी होता है वो यही दोनों होते हैं, ठीक है, या तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व वाला होता है या ये फंड वाला होता है, लेंथी अकाउंटिंग जो होती है। लेकिन जो कन्वर्जन वाला होता है, कन्वर्जन वाला और जो हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन वाला होता है वो हमारा सिंपल होता है और छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन वाले में क्या बोला गया है, कंपनी में इशू डिवेंचर वो इशू भी कर सकती है कन्वर्ट करने के ऑप्शन से शेयर्स में, आइदर या तो पूरा या पार्टली, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इशू ऑफ डिवेंचर जो है वो ऑप्शन से हो कन्वर्ट करने के, तो सच डिवेंचर इनटू शेयर्स होली और पार्टी शैल अप्रूव, ये स्पेशल रेजोल्यूशन से पास हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा DRR जो क्रिएट होता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो क्रिएट होता है, सिर्फ नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन के ऊपर क्रिएट होता है और सिर्फ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के ऊपर कुछ भी हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगर फुल्ली कन्वर्टिबल होगा तो हमें बिल्कुल भी DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पार्टली कन्वर्टिबल है तो सिर्फ जितना नॉन कन्वर्टिबल पार्ट है सिर्फ उसके रिगार्डिंग ही हमें जो है DRR क्रिएट करने की जरूरत होगी। तो अब जब रिडीम होंगे एट पार और कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, तो पहली एंट्री क्या होगी, जब रिडीमेबल एट पार है और वो कन्वर्ट होंगे तो पहली डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट टू प्रॉफिट और लॉस और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है डिवेंचर्स को, डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है, और जब वो रिडीमेबल एट पार थे, इस पे थे रिडीमेबल एट पार पे थे, यानी कि 100 रुपए का इशू डिवेंचर 100 रुपए में ही रिडीम होना है, तो उसके लिए डिवेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विद डिस्काउंट नॉट येट रिटर्न ऑफ, अगर रिटर्न ऑफ नहीं किया है डिस्काउंट अगर, तो वो आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इशू वाला है, इशू वाला डिस्काउंट है। टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट विद डिस्काउंट ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, जो रिटर्न ऑफ हो चुका है उसके लिए प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा, और जो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है उसके लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा, ठीक है, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हो गई एंट्री। तो इसमें सिंपली क्या है कि जो ये है एंट्रीज ये ऐसे आ जाएंगी, मान लो 100 रुपए का शेयर था, अगर डिस्काउंट पे इशूड हुआ है तो ये दो अकाउंट तब आएंगे, अगर इशू डिस्काउंट पे नहीं हुआ, पार पे इशू हुआ है या प्रीमियम पे इशू हुआ है, तो उस केस में ये दोनों चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन अगर डिस्काउंट में इशू हुआ है तो उस केस में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो वो डिस्काउंट हमने राइट ऑफ कर दिया है या फिर वो डिस्काउंट हमने राइट ऑफ नहीं किया है। अगर वो डिस्काउंट हमने राइट ऑफ नहीं किया तो उसने पार्ट के लिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन अगर हमने वो पार्ट राइट ऑफ कर चुके हैं तो उतने पार्ट के लिए प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। टू, और उसमें नीचे टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, विद पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जो उसका शेयर का पेड अप वैल्यू है उससे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल नीचे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया। फिर अगली एंट्री जब डिबेंचर्स कन्वर्टेड है और मैच्योरिटी पर इक्विटी शेयर में प्रीमियम पर, एज्यूम दैट रिडीमेबल एट प्रीमियम है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर क्या है, वो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, इक्विटी शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं और रिडीमेबल जो है डिबेंचर वो भी प्रीमियम पे है। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, पहले उनको ड्यू कर देंगे, फिर डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिंपल है एकदम। तो पहले ड्यू करने की एंट्री, फिर इशू करने की एंट्री, ठीक है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम जितना बन रहा है वो डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर अकाउंट होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम सब, क्योंकि इक्विटी शेयर प्रीमियम पे अगर नहीं होंगे तो ये नहीं आएगा, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो ये आएगा, अगर डिस्काउंट पे इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू होते ही नहीं है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना मैं पहले ही सिखा चुका हूँ कि नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने का तरीका या डिबेंचर कैलकुलेट करने का तरीका, पेएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, ठीक है। इशू प्राइस क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम या माइनस डिस्काउंट, ये इशू प्राइस होता है। पेएबल अमाउंट क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है तो सिर्फ नॉमिनल वैल्यू आ जाएगी, जैसे इस केस में, इस वाले केस में प्रीमियम भी है तो इन दोनों की वैल्यू ऐड होकर के आएगी और फिर उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ डिबेंचर वो आ जाएंगे शेयर जो इसको इशू करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसका, सिंपल है, ये देख लेना। जैसे इशूड है 90,000 रुपीज के डिबेंचर इशू कर रहा है 100 रुपीज ईच के, ठीक है। तो पार पे इशू है, 1 अप्रैल को रिडीमेबल है एट द एंड ऑफ 4th ईयर, 4 साल के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करके 10 रुपीज ईच के, तो पार पे ही इशू कर रहा है, पार पे ही जो है प्री कन्वर्ट भी कर रहा है, ठीक है। तो इशू कर रहा है कितने, 90,000 रुपीज के, और फिर रिडीम करने के टाइम पे कन्वर्ट करेगा वो भी 90,000 के ही हो जाएंगे क्योंकि पार पे कर रहा है। जनरल एंट्री करनी है तो पहली बैंक अकाउंट पैसा आने की एंट्री, फिर इशू करने की एंट्री, उसके बाद रिडम्पशन के टाइम पे ड्यू करने की एंट्री, और फिर शेयर्स कन्वर्ट करने की एंट्री, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, इनको देख लेना, हो जाएगा ये, ठीक है। डाउट होता है तो कर लेंगे अगली क्लास में। ओपन मार्केट वाला हम पिछले से पिछली क्लास में कर चुके हैं, जो मैंने वो क्वेश्चन कराया था, ठीक है। पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन कराया था ओपन मार्केट वाला जो लास्ट ईयर आया हुआ है वो हम कर चुके हैं। तो परचेज करते हैं इमीडिएटली कैंसिलेशन के लिए डिबेंचर्स, तो इसको मैं यहाँ पे भी चलो थियोरेटिकल थोड़ा समझा देता हूँ। तो जब कैंसिलेशन के टाइम पे अपने डिबेंचर्स को डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाता है और ओन डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। सिंपल होता है, सबमिशन करते टाइम पे, वो कैंसिल करते टाइम पे। तो एंट्रीज क्या होती हैं, फॉर सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पर भी हमारी सिंकिंग फंड वाला वो सब चीज भी हो सकती है साथ ही साथ, ठीक है। तो वो जैसे हमने पहले किया था वो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर, और फिर लास्ट में उसको परचेज कर लिया जाता है, ठीक है। परचेज करने की एंट्री डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक और प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से हो जाएगा, कि अगर हम उसको कम वैल्यू में, नॉमिनल वैल्यू से कम में अगर परचेज कर रहे हैं, सपोज करो 100 रुपए का डिबेंचर था लेकिन मार्केट में हमने 96 रुपीज में या 97 रुपीज में परचेज कर लिया है, ठीक है। तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन कैंसिलेशन टू बैंक, ठीक है। या फिर हम अगर उसको ज्यादा में खरीद रहे हैं नॉमिनल वैल्यू से तो लॉस ऑन डिबेंचर या कैंसिलेशन आ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्री होगी, प्रॉफिट और तो ये ट्रांसफर हो जाएगा सिंकिंग फंड में या कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अगर लॉस हुआ है तो सिंकिंग फंड में क्या ट्रांसफर हो जाएगा या फिर, ठीक है। तो फिर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, लास्ट में सिंकिंग फंड जो जनरल रिजर्व को चला जाएगा, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, 12% डिबेंचर फेस वैल्यू 100 के हैं, डिबेंचर सिंकिंग फंड हमारा 2,50,000 है, डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारा 2,50,000 है इसमें, और इसकी फेयर वैल्यू 3 लाख है, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो है ये देख लेना, सिंकिंग फंड और 12% डिबेंचर अकाउंट जो है सेम वैसे ही है, ठीक है, जैसा हमने ऊपर किया है, बस लास्ट में जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। पेमेंट करने की बजाय हम उनको परचेज कर रहे हैं और उनको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है।
ये कम इंटरेस्ट वाला, ये वाला जो है कल मैं दिन में क्लास रख लूंगा एक, उससे 1-2 घंटे पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में, उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैं क्लास ले लूंगा। ये जो बचा हुआ है ये उस टाइम पे हम क्लियर कर लेंगे, वरना फिर ओवर बर्डन हो जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके टाइम भी सर। ज़्यादा हो गया, 11 बज गए।